अस्सलाम वालेकुम। सियासत और पीके के साथ मैं हूं तूबा अंसारी। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं दुआ, जहरा और जहीर का पहली बार इंटरव्यू करने वाली खातून जुनैरा महम साहिबा। अस्सलाम वालेकुम जुनैरा। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक ठाक। आप तो आजकल बड़ा छाई हुई है जुनैरा। बस देख लें, सच की ताकत ही इतनी होती है। सारे यूट्यूबर्स, झूठे प्रोपेगेंडा यूट्यूबर्स एक तरफ थे, सारे सबका हम्म। नैरेटिव एक ही था। और मैं हमेशा से पहले दिन से सच्चाई बता रही हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह वो प्रूव हुई है। वो कोर्ट्स ने अपनी जजमेंट दे दी है, उनको क्लीन चिट दे दी है, जी। सिंध हाई कोर्ट ने, लाहौर हाई कोर्ट ने, पुलिस ने। अच्छा जुनैरा, ना मैं आपसे इस इंटरव्यू में जो है ना जामे शीरी के बारे में पूछूंगी आपसे, ना वो उस गद्दी के बारे में पूछूंगी जिसको जो है दुआ के नीचे रखा गया, ना वो जो साए नजर आए, ना ही पूछूंगी कि ये जो आपका शो था ये स्पॉन्सर्ड था नहीं था। इन सबसे हटके पूछूंगी जो लोग सवाल कर रहे हैं कि आपको एज अ होस्ट उनसे सवाल करने चाहिए थे। तो उनमें से पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि आपने कहा कि आप जहीर की फैमिली को जानती हैं, आप उनके घर भी जा चुकी हैं। तो आपने बड़े वसूख से कहा कि जो है जहीर की जो फैमिली है अच्छे लोग हैं। तो आपको क्यों नहीं लगा कि जो जहीर की फैमिली है वो कोई गैंग हो सकता है? जी देखें, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप उनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक करें जी। तो आज तक उनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। नंबर वन। नंबर टू ये है कि कोर्ट्स ने उनके बारे में जजमेंट दी है। आईजी दोनों दोनों आईजी सिंध जो हैं, उन दोनों ने ये ऑन रिकॉर्ड उनकी स्टेटमेंट है कि इनका किसी किस्म के गैंग से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। और सबसे बढ़कर ये कि जहीर की कंप्लीट फैमिली जो है वो पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर की मुलाजिम है। जो जहीर के सही। वालिद थे वो पंजाब यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार के ड्राइवर थे। जो अच्छा। उनके बड़े भाई हैं वो वहाँ पे अकाउंटेंट हैं। और जो उनकी वालदा हैं वो वहाँ पर वुमेन डिपार्टमेंट की अटेंडेंट है। और जहीर जो है वो खुद पंजाब यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है। फिर उसके बाद उनकी जो रिहाइश है वो पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर उनको सरकारी रिहाइश मिली हुई है। अब आप मुझे ये बताएं कि एक लड़की जो खुद अपनी मर्जी से ये स्टेटमेंट दे रही है कि वो खुद वहां से फरार होकर लड़के के इश्क की वजह से यहाँ पहुंची, उस लड़के ने खुदा न खास्ता उसके साथ कोई गलत हरकत करके उसको वापस नहीं भेजा बल्कि उसके साथ निकाह किया। और फिर उसके बाद मुझे आप ये बताएं कि अगर इसमें कोई गैंग इन्वॉल्व होता तो वो लड़की कभी भी अपने शौहर के नंबर से अपने वालिद को अपना निकाहनामा व्हाट्सएप ना करती। जो गैंग होता है वो पूरी मुनज्जम तरीके से चलता है। जहीर के घर वालों का सबको पता है, कई यूट्यूबर्स जाकर उनके घर का होम टूर करके आ चुके हैं, उनके दादा का इंटरव्यू ले चुके हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी का सबको पता है। और अब तो सिंध पुलिस ने अपना चालान भी जमा करवा दिया है सिंध हाई कोर्ट के अंदर, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि ये बोगस मुकदमा था। ये सिर्फ दो घरों की लड़ाई थी जिसमें एक घर का लड़का था और एक घर की लड़की थी। जी। लड़की अपनी मर्जी से लड़के के पीछे आई है और लड़के ने उसके साथ निकाह करके उसके वालिद को निकाहनामा व्हाट्सएप किया है। उसके वालिद ने 5 से 6 झूठे यूट्यूबर्स रखे हुए हैं जिनको बैठ के वो दिन रात इंटरव्यूज देते हैं और हम्म। उसको मैनिपुलेट करते हैं कि ये कोई गैंग है। अच्छा। अच्छा जुनैरा, मुझे ये बताएं कि जो जहीर के जो वालिद हैं वो माली नहीं थे? जो जहीर के वालिद हैं वो कोई माली नहीं थे, वो वहाँ के रजिस्ट्रार के एक ड्राइवर थे। और जो जहीर के बड़े भाई हैं, मैं आपको बता चुकी हूँ कि वो वहाँ पर क्लर्क हैं। और जो खुद जहीर है वो वहाँ का स्टूडेंट है, एफएससी प्री मेडिकल उसने पास किया है। और मैं आप ही के तवसुत से एक और बात क्लैरिफाई करना चाहती हूँ जी कि जी। कुछ झूठे यूट्यूबर्स जो हैं, मेरे इंटरव्यू में जहीर ने ये बात बताई थी कि वो हफीज सेंटर में मोबाइल सेल परचेज का काम करता था। सही। कुछ दूसरे यूट्यूबर्स ने क्या हरकत की है कि उस प्लाजे के 4 से 5 फ्लोर्स हैं, डिफरेंट फ्लोर्स हैं, वो बहुत बड़ी एक मार्केट है। वहां पर 3-4 दुकानदारों से पूछ लिया कि आप इस लड़के को जानते हैं? उन्होंने कहा नहीं जानते। उन्होंने झूठे तौर पे ये बात सामने लाई कि जनाब वो तो वहाँ काम ही नहीं करता। हालांकि जहाँ वो काम करता है, जब मैंने जहीर फैमिली से रब्ता किया, मैंने उनसे पूछा, उन्होंने मुझे एविडेंस दिया, उन्होंने मुझे सबूत दिया, उन्होंने मुझे उस दुकानदार का बताया। मैं सिर्फ अभी तक उस दुकानदार को सामने इसलिए नहीं लेकर आई कि वो बेचारा वहां पर सेल परचेज का काम कर रहा है, फिर ये सारे यूट्यूबर्स वहां पहुंच जाएंगे और उसके बाद वो अपना बिजनेस नहीं कर पाएंगे क्योंकि वहां सारा दिन फिर ये यूट्यूबर्स इकट्ठे हुए रहेंगे। अच्छा। तो जो लोग ये दिखा रहे हैं। जी। अच्छा जुनैरा, मुझे ये बताएं कि जहीर ने जो है एफएससी जो है पंजाब यूनिवर्सिटी से की है? मुझे एग्जैक्टली उसका नहीं पता, जो उसने इंटरव्यू में बताया उसके अकॉर्डिंगली उसने यही बताया था। तो आप तो कह रही थी आप उनकी फैमिली को जानती हैं, आपने भी कहा कि वो पंजाब यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है। तो ये तो मतलब एक बड़ी कॉमन सी बात है, एफएससी का स्टूडेंट उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से की या नहीं की। देखिए मेरी बात सुने, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ। जी मैं जी। उनके घर पे के घर का माहौल देखा, उसके बाद मैंने उनसे तमाम मुश्किल तरीन सवालात पूछे, उन्होंने हर एक बात का जवाब दिया।
अब आप जब मुझसे पूछेंगी कोई सवाल तो मैं उनके बिहाफ पे आपको आंसर दूंगी। अच्छा, तो कुछ ऐसी बातें होंगी। जी जी जी, मैं एक बात क्लियर कर दूं कि कुछ चीजें ऐसी होंगी जिनको मैंने खुद से इन्वेस्टिगेट किया होगा। जैसे मिसाल के तौर पे मैंने अभी आपको बताया कि उनके बारे में ये प्रोपोगंडा जब किया गया कि उनकी भी हफीज सेंटर में कोई ऐसी शॉप नहीं थी, तो तब तक मुझे ये चीज क्लियर नहीं थी। जब उन्होंने मुझे क्लियर करके सबूत दिया तो वो चीज मेरे सामने क्लियर हो गई, यानी कि मैंने खुद से उसको इन्वेस्टिगेट कर लिया। हालांकि तो इन्वेस्टिगेट करने का काम तो पुलिस और अदालतों का था, और अदालत और पुलिस जो है, दोनों अदालतें, सिंध की भी, पंजाब की भी, और पुलिस भी उनको क्लीन चिट दे चुके हैं कि वो किसी किस्म की इस चीज में इन्वॉल्व नहीं है। अच्छा कोई गैंग जुमेरा, नहीं है, सिर्फ लव मुझे ये मैरिज है। बताएं कि जो जहीर है वो अभी तक पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं या पढ़ चुके हैं? मेरा ख्याल है कि वो एफएससी कर चुके हैं। अच्छा, अभी अभी वो क्या पढ़ रहे हैं? आपने कहा वो पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, तो अभी भी वो वहीं पर कुछ और तालीम हासिल कर रहे हैं? जो जो इंटरव्यू में उसने बताया था, उसने कहा था कि वो प्री मेडिकल एफएससी कर चुका है, पास कर चुका है। अच्छा, तो अभी क्या कर रहे हैं वो? अभी क्या कर रहे हैं? अभी तो शादी की है, उसके बाद आगे का जो प्लान होगा वो खुद ही बताएंगे। बल्कि वो तो अपना एक यूट्यूब चैनल बनाने जा रहे हैं। और इस इंटरव्यू के बाद जो एक नेगेटिविटी फैली है, जो जी कुछ जी लोगों ने फैलाई है, उसका जवाब उन्होंने ये दिया है कि अब हम दिन अपनी जो रूटीन है, डेली रूटीन, और हम अपनी डेली जो व्लॉगिंग है वो दिखाया करेंगे, ताकि जो लोग ये समझ रहे हैं या नेगेटिविटी की तरफ जा रहे हैं, वो अपना सब कुछ अपने प्लेटफॉर्म से लोगों को बताया करेंगे। अच्छा ठीक है। जुनैरा, मुझे ये बताएं कि दुआ जब टैक्सी में बैठ के कराची से लाहौर आई, अकेली आई, उनके पास ना पैसे थे, तो उस टैक्सी वाले का कोई अता पता नहीं है कि वो कौन टैक्सी वाला था? क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान में इस तरह तो लड़कियों के लिए खास तौर पे इट्स नॉट सेफ कि आप इजीली ट्रैवल कर सको, और वो भी एक अकेली जवान लड़की कैसे टैक्सी में बैठ के कराची से लाहौर आ गई? और उनका पैसे भी नहीं थे, रास्ते में 100 चीजें होती हैं करने के लिए। तो इसका कुछ बताएंगी कि टैक्सी वाले को आप जानती थी? देखिए, ये तो बड़ा ही अहमकाना सा सवाल है कि आप टैक्सी वाले को जानती थी। मैं कैसे जान सकती हूँ? वो नहीं, तो आपने बात दुआ वहां से आई। बात पूछी होगी ना, बात पूछी होगी कि हाँ, टैक्सी लेकिन मैं वाले को आपको इस जानते सवाल थे? के जी, मैं इस सवाल के आपको दो जवाब दूंगी। सबसे पहले ये कि जो मैं इन्फॉर्मेशन लोगों के साथ शेयर कर रही थी, उसमें एक डिफरेंस ये था कि बाकी यूट्यूबर सिर्फ दुआ ज़हरा के वालिद की दी हुई इन्फॉर्मेशन को लोगों के साथ शेयर कर रहे थे, लेकिन मैं पुलिस के साथ भी इन टच थी, और मैं वकला के साथ भी इन टच थी, और मैं भी काजमी की फैमिली के साथ भी इन टच थी, और जहीर फैमिली के साथ भी मैं इन टच थी। अब जब मैंने पुलिस से ये पूछा कि आप लोगों ने क्यों इन्वेस्टिगेट नहीं किया कि जो टैक्सी वाला है वो कौन था, वो कैसे आया और क्या हुआ, इसका जवाब जो पुलिस के कुछ जो लोग थे उन्होंने मुझे जो दिया, वो बहुत ही वैलिड आंसर था, जिससे मैं इत्तेफाक करती हूँ। उन्होंने कहा कि देखिए, अगर टैक्सी वाला जो है वो लड़की को रास्ते में कहीं गायब करता, वो जी कोई क्राइम करता, वो लड़की के साथ कुछ ऐसी हरकत करता, तो हम उसको इन्वेस्टिगेट करते। जब एक पैसेंजर को बिठा के वो सेफली लाहौर लेकर आया है, और उसको उसका किराया भी मिल गया है, और उसके हवाले से कोई शिकायत भी मौजूद नहीं है, और लड़की ने खुद स्टेटमेंट भी दी है कि मैं अपनी मर्जी से आई हूँ, तो फिर टैक्सी वाले को इन्वेस्टिगेट करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ये था पुलिस का मौकफ। जहां तक बात है, सुन ले प्लीज इसका दूसरा हिस्सा, जी जी कि जहां तक दुआ का मौकफ है, उससे जब मैंने ये पूछा कि आप कैसे, क्योंकि मुझे खुद इस बात का यकीन नहीं आ रहा था। जी मुझे लग रहा था कि यकीनन जहीर की कोई ना कोई फैमिली मेंबर जरूर गया होगा जो उसको लेकर आया होगा। जी तो उसके हवाले से आपको बता दूं कि हमारे पूरे पंजाब के अंदर, खास तौर पे लाहौर के अंदर, सेफ सिटी कैमरास लगे हुए हैं। आपने देखा होगा कि एक लड़की जो 10th क्लास की स्टूडेंट थी, वो अपने भाई के साथ पेपर देने जा रही थी, रास्ते में उसको उसके मंगेतर ने अगवा करने की कोशिश की थी, बल्कि कर भी लिया था, तो उसकी सीसीटीवी फुटेजेस आ गई थी। अगर दुआ ज़हरा केस में ये चीजें हुई होती तो अभी तक फुटेजेस सामने आ गई होती। और इसका एक और जवाब ये भी है कि जो एसएचओ थे, जो इस पूरे केस को देख रहे थे, उन्होंने जो सीसीटीवी फुटेजेस निकाली थी, उसमें दुआ ज़हरा बिल्कुल अकेली थी। अगर उसके साथ कोई जहीर फैमिली का बंदा होता तो अब तक वो लोग पकड़े जा चुके होते। यानी कि ये साबित हो चुका है कि वो लड़की अपनी मर्जी से अकेली आई है। इसमें एक और बात मैं ऐड करना चाहूंगी कि दुआ ज़हरा से जब मैंने ये बात पूछी थी, तो उसने कहा कि उस दिन इमरान खान का जलसा था कराची में, और लाहौर से एक फैमिली आई थी, जो कि एक टैक्सी ड्राइवर, वही बाबा जी जिनके साथ वो आई थी, वो लेकर उनको पहुंचे थे, और उन्होंने उनको लाहौर एयरपोर्ट पे उतारा था। लाहौर एयरपोर्ट के करीब या जहां पे भी कहीं उतारा होगा। और उसके बाद जो सॉरी, कराची एयरपोर्ट, मैं लाहौर एयरपोर्ट कह रही हूँ, कराची एयरपोर्ट। और जो दुआ ज़हरा है वो कहती है कि उसके बाद फिर मैं वो बाबा जी जो हैं टैक्सी वाले, उनके पास गई थी, और मैंने उनको कहा था कि मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी जाना है, आप मुझे वहां उतारिए बकौल उसके, अच्छा और मैं आपको पंजाब यूनिवर्सिटी जाकर किराया पे करूंगी। और वो बाबा जी बकौल उसके कि उन्होंने कहा कि जी मैं लाहौर ही जा रहा हूँ, तो मैं आपको लेकर चलता हूँ, और फिर उनको उनका किराया भी मिल गया।
और जो कुछ लोग बीच में ये बातें कर रहे हैं कि रास्ते में रुके नहीं होंगे, तो डेफिनेटली रुके होंगे, इतना लंबा सफर होगा, पेट्रोल भी डलवाया होगा, रुके भी होंगे। तो ये सब वो बातें, यानी पुलिस के मुताबिक कि वो इस चीज को तब इन्वेस्टिगेट करते अगर कोई हादसा पेश आया होता, लड़की ना मिली होती, या टैक्सी ड्राइवर को उसका किराया पे ना किया गया होता। तो जब सारी चीजें क्लैरिफाई हैं, जब लड़की ने अपने 164 के बयानात रिकॉर्ड कर दिए हैं, लड़की इस बात की जिम्मेदारी ले रही है कि मैं खुद अपनी मर्जी से आई हूँ, तो फिर टैक्सी ड्राइवर का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो जो बाबा जी थे उन्होंने दुआ से पूछा नहीं कि अकेली लड़की तना कहाँ इतनी दूर जा रही है, तो आपके पास उस हवाले से कोई मालूमात है? इस हवाले से मेरे पास कोई मालूमात नहीं है, लेकिन जहां तक अगर आप मेरी असेसमेंट पूछते हैं, यानी अगर आप पूछे कि आपकी क्या राय है, तो मेरी राय यही है कि उन्होंने डेफिनेटली, जब लड़की ने कहा होगा कि मैं पंजाब यूनिवर्सिटी जा रही हूँ, तो उन्होंने यही सोचा होगा कि पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर लड़की को उतारना है, तो मतलब वो वहां की स्टूडेंट होगी, उन्होंने तो यही सोचा होगा। कराची से? देखिए, मेरे साथ यहाँ लम्स यूनिवर्सिटी में कई लड़कियां ऐसी पढ़ती थीं जो कि यहाँ लाहौर में मेरे साथ लम्स में पढ़ती थी और वो वहाँ जाती थी कराची। रास्ते में हम लोग बातें करते हुए जा रहे होते थे अक्सर लड़कियों से, आप कहाँ से आई हैं? जी मैं कराची से, कोई इस्लामाबाद से। यूनिवर्सिटीज में तो लड़कियां लड़के बहुत सारे शहरों से आए होते हैं। वो बात ठीक है आपकी, आपने कहा लड़कियां, बहुत सारी लड़कियां साथ जाती थी, लेकिन ये तो अकेली, और ये कम उम्र आप कह रही हैं 14 साल की है। लड़कियां से मुराद एक ही वक्त में नहीं है, मुख्तलिफ औकात में है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि मैं एक एक्ट्रेस भी हूँ, तो मैं अक्सर अपने ड्रामाज करने के लिए कराची बहुत ज्यादा आती हूँ। जब मैं कराची गई तो मेरे साथ जो लास्ट टाइम पैसेंजर थी वो लम्स यूनिवर्सिटी की एक स्टूडेंट थी, और मेरी उससे एक अच्छी दोस्ती भी हो गई। उसने मुझे बताया कि वो कराची की रहायशी है, लेकिन वो अकेली लाहौर आती है और अकेली लाहौर से जाती है। लेकिन आप में और इस वक्त दुआ जहरा में काफी फर्क है, उम्र का भी अगर देखा जाए तो दुआ जहरा बिल्कुल छोटी सी बच्ची है, मासूम सी। जी, अच्छा बच्ची है लेकिन वो एक एडल्ट है। अच्छा अच्छा, मुझे ये बताएं कि दुआ जहरा, बकौल दुआ जहरा के, कि उन्होंने जहीर को शक्ल नहीं देखी थी, उनकी पबजी पे सिर्फ बात होती थी, और इवन कि मोबाइल नंबर्स भी जो है वो नहीं पता थे। लेकिन जब लाहौर पहुंचती है दुआ, तो वहां पे जो है जहीर के दोस्त से वो कांटेक्ट करती है, तो जहीर के दोस्त का नंबर दुआ के पास कैसे आता है? फिर जहीर को दोस्त कांटेक्ट करता है, फिर वहां से वो 22,000 रुपए लेके पहुंचता है उस टैक्सी वाले के लिए। तो ये तो सब एक प्लान था, अच्छा, ये आपने जो प्लान तीन लगता है। सवाल पूछे, आपने ये 3 सवाल पूछे हैं और तीनों ही बातें गलत हैं। मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले आपने पूछा कि उसने कहा कि मैं जहीर को नहीं जानती थी। इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि उसने मेरे इंटरव्यू में, ये ऑन रिकॉर्ड है, आप मेरा इंटरव्यू देखिए, उसने ये बात कही थी कि मैं जहीर को पहले मिली हुई नहीं थी, लेकिन उसने जहीर को डीपी के थ्रू, यानी कि जो हम अपनी डीपी पिक्चर लगाते हैं, जैसे हम अपनी इंस्टाग्राम पे लगाते हैं, फेसबुक पे लगाते हैं, या अपने व्हाट्सएप पे, जैसे अभी आपसे मैं बात कर रही हूँ, तो मैं आपसे मिली हुई नहीं हूँ, लेकिन मैंने आपको देखा है थ्रू डीपी। जैसे मैं अभी आपको इंटरव्यू दे रही हूँ, उसकी पिक्चर्स उसने देखी हुई थी। अच्छा, दूसरा सवाल आपने नंबर पूछा कि कहाँ से उसके आया? पास, जी मैं तीनों सवालों के जवाब दे रही हूँ। और जो आपने सवाल पूछा कि उसके पास तो नंबर नहीं था, ये भी बात गलत है। दुआ अच्छा, जहरा ने मेरे इंटरव्यू में खुद बताया है कि वो उसके साथ फोन पे बात करती रही है, उसके साथ इन कांटेक्ट थी, और उसने पंजाब यूनिवर्सिटी में आकर कोई जहीर के दोस्त को कॉल नहीं किया, ये बात भी गलत है। उसने यहाँ पर आकर स्टूडेंट्स को कॉल किया, बकौल उसके स्टूडेंट्स के नंबर से कॉल किया जहीर को। ये तो बात दुआ ने खुद कही थी कि उनके पास नंबर नहीं था जहीर का। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दुआ ने आज तक जो भी स्टेटमेंट्स दी हैं वो ऑन रिकॉर्ड हैं, आप जाकर चेक कर सकती हैं। मेरे इंटरव्यू में आप देख सकती हैं, दुआ जहरा की स्टेटमेंट वहां मौजूद है। उसने ये जवाब दिया है कि वो जब पंजाब यूनिवर्सिटी पहुंची, उसने वहां पे लड़कियां थी, उनसे फोन लेकर कॉल किया जहीर को, और जहीर फिर आया और उसने 22,000 रुपए उसकी टैक्सी का किराया अदा किया, बकौल दुआ जहरा के। तो जहीर के पास उस टाइम पे 22,000 रुपए अचानक से कहाँ से आ गए? ये बात भी मैंने अपने इंटरव्यू में ही उससे पूछी थी, और उसने ये बताया था कि वो एक इंडिपेंडेंट इंसान है। उसने कहा था कि वो मोबाइल सेल परचेज का काम करता है, और मंथली उसने कहा था वो 80 to 90,000, यानी 70 से 90 के दरमियान वो कमाता है, और उसके पास क्यों आपने पैसे ये नहीं बात होंगे। उनसे पूछी नहीं थी? ये बात आपने पूछी नहीं थी? आपने बताई थी कि जहीर के पास जो है इतने जो है पैसे थे। आपने आपने उनके भाई शब्बीर का इंटरव्यू देखा हो तो मैंने उनके भाई का इंटरव्यू भी किया है, मैंने उनकी वालदा का इंटरव्यू भी किया है। उनके भाई ने मेरे इंटरव्यू में खुद ये बात बताई है कि उस वक्त भी उसके पास 2.5 से 3 लाख रुपए मौजूद थे।
उसने अपना फोन सेल किया था और उसने अपनी बाइक सेल की हुई थी जिसके पैसे उसके पास मौजूद थे। और उनके भाई शब्बीर से भी मैंने पूछा था कि आपके अकाउंट में कितने पैसे मौजूद थे। उन्होंने कहा था कि उन्होंने अपना एक प्लॉट सेल किया था, उसकी मद में उनके अकाउंट के अंदर 48 लाख रुपए थे, जिसके बारे में मैं आपको ये भी बता दूं कि एफआईए मुकम्मल तौर पे रिसर्च कर चुका है, क्योंकि पहले इनके अकाउंट्स बंद किए गए थे, ब्लॉक करके सारी चीजें चेक की गई थी और अब तमाम चीजों को जो है वो वापस अपनी पहली पोजीशन पे कर दिया गया है। मतलब वो अपने अकाउंट्स भी अब यूज कर सकते हैं, वो आ जा भी सकते हैं और उनको दोनों अदालतों ने क्लीन चिट भी दे दी है। अभी जहीर के वकील कितने पैसे तकरीबन ले चुके हैं, इसकी कोई इतलात है आपके पास? नहीं, मेरे पास बिल्कुल भी इस चीज की कोई इत्तलात नहीं है। उनके जो वकील हैं वो राय खुरम साहब थे पहले तक। अभी वो मौजूदा हालात में उनके वकील हैं या नहीं है वो नहीं मुझे पता। मैं उनका इंटरव्यू करने जा रही हूँ कुछ दिन तक, तो मैं उनसे ये सारे सवाल पूछूंगी। अच्छा जुनैरा, मुझे एक और बात लोग पूछना चाह रहे हैं कि आपने ये सवाल पूछा नहीं बल्कि खुद ही बता दिया कि दुआ जो है नूडल और पिज्जा वगैरह खाती है, इस वजह से वो कमजोर हैं। ना कि आप दुआ से पूछती कि आपकी कमजोरी की वजह क्या है, दुआ खुद बताती, लेकिन आपने खुद कहा कि वो ये खाती है इसलिए कमजोर है। जी बिल्कुल, मैं आपको बता देती हूँ। जी जी जी। जी, पिज्जा और नूडल्स के बारे में तो अजराह तफन्नुन ऐसे जैसे आपने इंटरव्यू के अंदर थोड़ा हल्का फुल्का चीजों को लेकर चलना होता है। दरअसल जब मैं उनके घर पे गई थी तो उस वक्त दुआ ज़हरा ने पिज्जा ऑर्डर किया हुआ था। अच्छा। तो मैंने सोचा कि नॉर्मली जैसे लोग पिज्जा वगैरह खाते हैं वो खा रही होंगी। जो दुआ की सास हैं यानी कि जहीर की जो वालदा हैं, उन्होंने मुझे कहा कि बेटा आप इसको समझाओ, जैसे ऑफ द रेकेट जो बातें होती हैं इंटरव्यू से हट के, क्योंकि मैं उनके घर गई, उन्होंने मेरी भी खातिर मदारत की, मुझे भी पानी पिलाया, कोक पिलाई, जामे शीरी पिलाया, जी जी, खिलाया वो तो पिलाया। बड़ा जरूरी तो था। उनकी वालदा ने कहा कि बेटा आप इसको समझाओ कि ये सिर्फ नूडल्स खाती है और सिर्फ पिज्जा खाती है। तो मैंने बल्कि सवाल किया उसकी वालदा से, क्यों आंटी ये खाना नहीं खाती, रोटी नहीं खाती? जी। उनकी वालदा ने कहा कि नहीं बेटा, ये रोटी नहीं खाती, लेकिन कभी कभार ये पराठे ही फरमाइश करती है और पराठा भी ये सिर्फ नमक के साथ खाती है, ये उन्होंने कहा। तो मैंने बल्कि आगे से उसको कॉम्प्लीमेंट किया, दुआ को मैंने कहा कि अच्छा अगर तुम रोटी नहीं खाती तो शायद इस वजह से तुम अंडरवेट तो नहीं हो। उसने आगे से मुझे हंसते हुए जवाब दिया, उसने कहा ऐसी बात नहीं है, 2 महीने से हम लोग जिस टेंशन से गुजरे हैं उस टेंशन की वजह से मेरा वेट जो है वो काफी कम हुआ है। क्योंकि जो उसकी मेडिकल रिपोर्ट थी उसमें ये लिखा हुआ था कि उसका वेट जो है वो 35 kg है। मैं अच्छा। यहाँ पर आपको एक बात मेंशन कर दूं कि दुआ ज़हरा का कद जो है वो काफी छोटा है, उसकी हाइट बहुत ज्यादा छोटी है, अच्छा। बहुत ज्यादा छोटी है और वो काफी थिन है। तो अच्छा। उस वजह से जब मैं उसके साथ मजाक कर रही थी तो ये बातें हो रही थी इंटरव्यू से पहले। जैसे ही हम इंटरव्यू में जाकर बैठे तो मैंने उसे इंटरव्यू के दौरान भी ये पूछा कि मुझे ये पता चला कि आप खाना नहीं खाती हो और आप जो है ना नूडल्स और पिज्जाज खाती हो, तो ये मैंने उससे पूछा था। सही। तो आपको लगता है कि ये लोग डेली मतलब पिज्जा वगैरह अफोर्ड कर सकते हैं? देखिए, जिस लड़की का शौहर जो है वो मंथली 80-90 थाउजेंड कमाता हो और एफएससी प्री मेडिकल बकौल उसके कर भी चुका हो और फिर उसके ऊपर किसी और की जिम्मेदारी भी ना हो, यानी वो अपनी फैमिली को रन नहीं करता, वो अच्छा। 80-90 थाउजेंड वो अकेला खुद ही कमाता है और अपने ऊपर ही खर्च करता है, तो क्या वो अपनी मिसेज को पिज्जाज नहीं खिला सकता? तो वो क्योंकि जो मोबाइल जहीर की रिपेयर वालदा है शॉप वो से सिर्फ सरकारी। कितने पैसे कमा लेते हैं? मोबाइल रिपेयरिंग का आप कहती है ना काम करते हैं जहीर। जी, मैं आपको बताऊं कि वो मोबाइल सेल परचेज का काम भी करता है, ऑनलाइन भी करता है और हफीज सेंटर में भी करता है। और आपको पता है कि वो एप्पल कंपनी है जो मोबाइल फोन्स की, उसका जी काम जी। करता है और एक एप्पल फोन ही लाखों रुपए का होता है। जी जी। तो आपको जहीर की उम्र नहीं कम लगती? वो भी तो उम्र में छोटे लगते हैं। जी, मैं दिखने में वो बिल्कुल 15-16 साल का दिखता जरूर है, लेकिन क्योंकि वो प्री मेडिकल एफएससी कर चुका है और क्योंकि उसका आईडी कार्ड मैंने चेक किया था तो उसके अकॉर्डिंगली उसकी उम्र जो है उसमें 21 साल लिखी हुई है। और मुझे भी यकीन नहीं आ रहा था क्योंकि वो दिखने में दुआ से भी ज्यादा छोटा दिख रहा था। अच्छा जुनैरा, ये दुआ को भी लेके जहीर को भी लेके उम्र की बात होती है, उनकी उम्र छोटी है बड़ी है, बड़ा यही मसला जो चलता जा रहा है। तो आपने उन दोनों के आईडी कार्ड की तस्वीर क्यों नहीं शेयर की? लोगों ने जब इस पे इतने सवाल उठाए कि वो छोटी है वो बड़ा है, इस उम्र में शादी नहीं कर सकते, तो आप शेयर कर सकती थी उन दोनों के आईडी कार्ड की तस्वीर। जी, इस हवाले से मैं आपको बता दूं कि उनके तमाम डॉक्यूमेंट्स मेरे पास पड़े हुए हैं, लेकिन जब मैंने एफआईए के कुछ अहलकारों से बात की और जब मैंने पुलिस से बात की तो उन्होंने मुझे सख्ती से मना किया था कि ये जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं ये बड़े हसास किस्म के डॉक्यूमेंट्स होते हैं। मिसाल के तौर पे मैं आपको यहाँ एग्जांपल देती हूँ कि जिस लड़के के साथ वो लड़का नहीं दिखता, वो दिखने में आदमी दिखता है काफी बड़ा। मुझे नहीं पता कि एग्जैक्टली उसकी उम्र कितनी है, जैनुल आबिदीन की बात कर रही हूँ जिसके बारे में दुआ ज़हरा ने ये कहा है कि मेरे वालिद मुझे मार मार कर कहते थे कि इसके साथ शादी करो। मेरे
पास ज़ैनुल आबिदीन की तस्वीरें पड़ी हुई हैं, लेकिन मैंने अभी तक सोशल मीडिया पर वो शेयर नहीं की। अगर मैं चाहती तो मैं अपने थंबनेल पे सबसे पहले ज़ैनुल आबिदीन की तस्वीर लगा देती। लेकिन देखिए, हर एक की अपनी एक प्राइवेसी होती है। आप उसके साथ डॉक्यूमेंट्स को या कुछ ऐसी चीज़ों को शेयर नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे मैं आपको बताऊंगी कि सबूत के तौर पे मेरे पास बहुत कुछ है। मेरे पास मेहदी काज़मी की फैमिली के ऐसे ऐसे चीज़ें हैं कि अगर मैं शेयर कर दूं तो शायद उनकी इज्जत ना बचे, लेकिन मुझे बहुत हसास तरीके से और मुझे मोहतात रहते हुए चीज़ों को शेयर करना है। मतलब वो चीज़ मैं शेयर कर सकती हूँ जो कि सोशल मीडिया पर क्राइम के तौर पे ना ली जा सके। मिसाल के तौर पे मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी कि एक खातून जो है, खातून यूट्यूबर हैं, उन्होंने एक इंडियन मॉडल की नेकेड बॉडी के ऊपर मेरा फेस जो है फोटोशॉप करके अपने व्लॉग में दिखाया। तो उनके ऊपर बड़ा संगीन किस्म का मुकदमा बनता है और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी और उनका चैनल भी बंद हो अच्छा जाएगा। लेकिन अभी जुनैरा, मैं खामोश। ये जो मेहदी काज़मी जी की जी। जो जितनी भी इंफॉर्मेशन है आपको दुआ ने दी है? मेहदी काज़मी की जितनी भी इंफॉर्मेशन है ये मुझे उनकी अपनी फैमिली ने दी है, जो उनके साथ उनके घर में रहते हैं। अच्छा। अच्छा जुनैरा, ये भी देखा गया जब पेशी हुई थी दुआ की जो वालिदैन है वो तो बहुत ज्यादा दुखी नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आपकी उनकी बेटी को फीड किया जा रहा है, ब्रेन वॉश किया जा रहा है। वो बल्कि लास्ट उसमें काफी रो रही थी, वो कह रही थी, वो रुक रही थी, उसने कहा था मैं बयान दूंगी, फिर पुलिस खींच के उसे ले जाती है। ये सब क्या मामला है? इस सवाल के दो हिस्से हैं और मैं आपको दोनों ही सबूतों के साथ देती हूँ। सबूत नंबर 1 ये है कि जब ये सवाल मैंने दुआ ज़हरा से अपने इंटरव्यू में पूछा था कि असल में हुआ ये था कि जो दुआ ज़हरा के वालिद हैं, इन्होंने ये इल्ज़ाम आयद किया था कि जज साहब ने हमारी मुलाकात नहीं करवाई। ये भी झूठ था, जज साहब ने उनकी मुलाकात करवाई। फिर दूसरा झूठ उनके वालिद ने ये बोला कि जज साहब ने सिर्फ 5 मिनट मुलाकात की इजाजत दी। ये बात भी गलत निकली, पता चला कि उनकी मुलाकात 12 से 15 मिनट जारी रही। फिर तीसरा झूठ उन्होंने बोला कि दुआ ज़हरा के साथ जो डीएसपी साहब थे, उन्होंने उन पे इल्जाम लगाया, अल्लाह माफ करे, कि यूट्यूबर्स के जरिए से उनको शैतान तक कहलवाया। हमने उन डीएसपी साहब का इंटरव्यू किया, उसमें उन्होंने बताया कि उसको सिक्योरिटी थ्रेट्स थे जो कि खुद दुआ ज़हरा के वालिद ने और उनके मामू ने दिए थे और इसी बिना पर उन्होंने उनको सिक्योरिटी दी थी। जब मैंने दुआ ज़हरा से अपने इंटरव्यू में ये सवाल पूछा कि क्या आपने अपने वालिद से कहा था कि मैं आपके साथ जाना चाहती हूँ, तो उसने मुझे कहा कि मैंने बिल्कुल भी अपने वालिद से ऐसी बात नहीं की, बल्कि मेरे वालिद और मेरी वालदा जो थे वो मुझे फोर्स कर रहे थे कि तुम ऐसा जाकर बोलो। अच्छा, अच्छा। अब इसी दूसरा सबूत के तौर पे हिस्सा ये है कि अभी शहला रजा साहिबा की एक स्टेटमेंट आई है, एक इंटरव्यू दिया है उन्होंने यूट्यूब पे किसी को, और उस इंटरव्यू में वो खुद कह रही हैं कि मैं जब दारुल अमान में दुआ ज़हरा को मिलने के लिए गई और मैंने उसे कहा कि अपने वालिदैन के पास जाओ, तो वो लड़की बहुत ज्यादा ब्लंट होके मुझे इनकार करने लगी कि मैं कभी भी नहीं जाऊंगी। अच्छा तो मतलब ये है कि जी। दुआ ज़हरा ने जो कहा वही बात साबित हुई। अच्छा जुनैरा, आप इतने सबूत की बात करिए, अगर आप जो है उनके आईडी कार्ड शेयर कर देती तो आपको नहीं लगता कि सारा जो भी केस चल रहा है वो सब क्लियर हो जाता, इतनी ये बात आगे देखिए, तक ना बढ़े? किसी की, मैं वही आपको बता रही हूँ कि आईडी कार्ड जैसे हसास जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना, वो शेयर नहीं की। बट किसी की इसको शेयर करने से बहुत सी चीजें सॉल्व हो जाती, इतने ना उठते, ना दुआ ज़हरा को कोई तकलीफ हो, ना उनके पेरेंट्स को हो, क्योंकि वो तो तड़प रहे हैं ना अपनी बेटी के लिए। जी देखिए, जहाँ तक आपने आईडी कार्ड की एक और बात की है, तो मैं आपको बता दूं कि उसका जो दोनों के जो आईडी कार्ड्स हैं वो देखे हुए हैं पुलिस ने, पुलिस के पास और इदारों के पास हैं। देखिए, मैं एक जर्नलिस्ट और एक होस्ट, मैंने वहां पर उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी वेरिफिकेशन नहीं करनी। आपने जैसे मिसाल के तौर पे देखा कि उनकी मेडिकल रिपोर्ट जो है वो सोशल मीडिया पर आ गई थी, तो मेडिकल रिपोर्ट के आते ही उस डॉक्टर को मुअत्तल कर दिया गया। तो यहाँ पर भी मैं एक चीज क्लियर करना चाहूंगी कि कुछ लोग इसको भी मैनिपुलेट कर रहे हैं कि शायद मेडिकल रिपोर्ट गलत थी इसलिए डॉक्टर को जो है वो मुअत्तल किया गया। नहीं, वो इसलिए मुअत्तल किया गया कि ये चीजें जो है सोशल मीडिया पर क्यों आई। आप समझ रही हैं इस बात को? यानी मिसाल के तौर पे आज अगर कोई बंदा सोशल मीडिया पर मेरा आईडी कार्ड जो है वो अपने किसी व्लॉग में या किसी चीज में दिखा देता है, तो मैं बकायदा उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई कर सकती हूँ। ये हसास मालूमात होती हैं, ये कभी भी आप पब्लिकली सोशल मीडिया पर शेयर नहीं कर सकते, जुनैरा, आपने क्योंकि जो है ये जो इंटरव्यू किया ये भी एक बड़ा ही हसास मामला था, ठीक है? अगर आप हसास मामले का इंटरव्यू कर सकती हैं तो आई डोंट थिंक सो कि आईडी कार्ड की तस्वीर शेयर करने में कोई ऐसी वो होती, वो अगर हसास कर रही हैं तो हसास चीज शेयर भी कर देते।